हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कितना सीखा पा। तो आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको जानने से पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ब्रीफली डिस्कस किए हैं, थोड़ा उसको भी आप रिकॉल कर लीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? जब तक आप किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तब तक वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो अपने पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एनी बॉडी देन इट्स पोजीशन विल बी चेंज्ड। इट मीन्स इट विल स्टार्ट if it will in condition arrest। कहने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी, अगर मोशन में है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सुनो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन करने लगेगी, अगर वो मोशन में है तो क्या करने लगेगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स इन हिंदी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो जो मोमेंटम उस बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नाउ वी राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू apply external unbalanced force। देखिए, इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन में dt, where dP is the change in momentum and dt is the change in time and F is the force। तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इट मीन्स when the value of momentum is increases then the value of force is always increases, when the value of time is increases then the value of force is decreases। it means F is directly proportional to momentum and F is inversely proportional to time। जब आप फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर फोर्स की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे तो जो टाइम की वैल्यू होगी क्या होगी, जब फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्यों? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। समझो ना। अब इसी का हम डेरिवेशन करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ, इसी के बारे में हम इसका डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आइए इसको डिराइव करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट विच हैव मास m एंड वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स F और इनिशियल स्पीड इसका कितना है, u है, और t बराबर 0। फिर इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाएं और t बराबर t करने का मतलब t1 समय में ये कहाँ चला गया, उसकी वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, v। तो इसी का आप मोमेंटम बताइए। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट m बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
and u is the initial velocity and v is the final velocity of an object. ओके ना। देखिए m is the mass of the object and u is the initial velocity object and v is the final velocity object, where f is the constant force applied on that body at is the time। तो इनिशियल में इसका टाइम क्या है, 0 है, फाइनल में t1 समय पर इतना वेलोसिटी गेन किया। तो देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर बोलिए, इनिशियल मोमेंटम यही मोमेंटम बराबर कितना होता है p1 बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो ये mu हो गया। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम को आप क्या ले लीजिए, p2 ले लीजिए। तो देखिए p2 बराबर कितना हो जाएगा, mv। आज चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए यहाँ से, चेंज इन मोमेंटम तो कितना आ जाएगा, p2 माइनस p1। जनरली हम चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही क्या है, देखिए mv माइनस mu हो गया। अब दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी का रेट का आ रहा, रेट का मतलब क्या होगा, इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये जो टाइम लगा है इसी से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, यही p2 माइनस p1 अपान में t1 है ना, और यहाँ पे 0 है, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे है, रख दीजिए mv माइनस mu अपान में t1। ओके ना, ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहीं से यूज करेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कितना आ जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv और mu अपान में t1। अब देखिए यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, mv माइनस u, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कर दीजिए। अब यहाँ से m कॉमन लीजिए, t1 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे v माइनस u, व्हाट इज दिस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ये किसका फार्मूला है, एक्सीलरेशन का, त्वरण का, v माइनस u अपान में t। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम है, तो यही क्या है, एक्सीलरेशन है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, अब ये यहाँ वैल्यू a है, इतना हो गया ना। अब देखिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, k ले सकते हैं, नो मैटर, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हम ले रहे हैं k m, तो इस k को
एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ k इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, F बराबर ma। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला। सुनो, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, फार्मूला है, F इज इक्वल टू ma। सुनो, F इज इक्वल टू क्या है, ma। यही आपसे कोई पूछ सकता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है ना कि न्यूटन सेकेंड लॉ आपको आप बता रहे हैं, लेकिन वो वाकई में देता क्या है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखिए यहाँ पे फोर्स कितना मैग्नीट्यूड है, उसका यह मैग्नीट्यूड देता है, वैल्यू देता है। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड बताता है, समझ लो। द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तो ये मैंने बताया था, फिर से बताता रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द फोर्स, वो फोर्स की बस डिफिनेशन देता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, यह फोर्स को मैग्नीट्यूड बताता है, ये कितना मैग्नीट्यूड है, 10 न्यूटन है कि 20 न्यूटन है कि 0 न्यूटन है कि समथिंग, सुनो। तो यही दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ देखिए, F बराबर ma। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ड्रा द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। तो देखिए फोर्स और एक्सीलरेशन, यहाँ से देखिए फोर्स अपॉन a इज इक्वल टू m, हो गया ना। तो फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच ग्राफ पूछेगा, तो देखिए क्या कांस्टेंट रहेगा, m कांस्टेंट है। m मतलब मास ऑफ द बॉडी, समझ लो, तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए यही होगा, अगर आप x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन को ले लेते हैं और y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ये ओरिजिन है, सुनो। सिमिलरली देखिए, अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड मास, ड्रा द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड मास, तो कितना आ जाएगा, m x एक्सिस के अलॉन्ग ले लीजिएगा और y एक्सिस के अलॉन्ग f को लेंगे, तो उस समय जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहीं से देख लीजिए, जब यहाँ पर आप m लेंगे तो कितना आ जाएगा, m बाई m इज इक्वल टू a। एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे मास कांस्टेंट आ रहा है, समझो ना। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होगी, तो देखिए F बराबर ma, वेर m इज द मास ऑफ द बॉडी। तो m के एस में हम लेते हैं, तो देखिए मास, ये m क्या है, मास है। तो मास किस में मेजर करेंगे हम, kg में, kg में। और a का वैल्यू क्या होता है, बताए थे हम, dv अपान में dt, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। तो कुल मिलाकर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुल मिला के फोर्स का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सुनो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको किसने दिया था, न्यूटन ने, सर इजाक न्यूटन जी ने ये बताया था। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, हो गया ना। ये तो MKS में था। CGS में क्या होता है, CGS में बोलिए, CGS में kg क्या आ जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर, हो गया ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका CGS यूनिट कितना आ जाएगा, डाइन,
ओके ना, डाइन, इसको डाइन बोलते हैं। और आपसे कोई यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप यही याद कर लीजिए 1 न्यूटन, यही कोई पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। न्यूटन क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन का है, इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। इन एमकेएस सिस्टम न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स डाइन। है ना, सीजीएस में ये होता है और एमकेएस में ये होता है, समझो ना। अब देखिए, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि फोर्स क्या है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए, फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, पता चल जाती है ना। आप अगर इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। इसका डायरेक्शन पता है ना, इसकी डायरेक्शन कुछ है ना, समझना। तो वही आप फुटबॉल ही लीजिए, फुटबॉल को जब किक करते हैं तो फुटबॉल क्या करता है, पीछे की तरफ मूव करता है, इधर आपके आगे आ जाता है नहीं। वो आप अगर इधर किक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इन फ्रंट एकदम आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसकी डायरेक्शन है, इसकी दिशा है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का हिंदी हम बताए थे सदिश राशि। 100 मतलब 7, दिशा मतलब दिशा, जिसके पास दिशा हो तो वही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझे ना। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपसे पूछ सकता है कोई कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कोई व्यवहारिक जीवन में उपयोग बताइए। आप जो दिखते हैं उसमें कहीं एग्जाम्पल बताइए कि क्या कहीं अप्लीकेबल होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यस, देखिए कौन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही याद कर लीजिए, dP/dt। देखिए एग्जाम्पल इसके कौन हो जाएगा, जब खिलाड़ी क्या करता है, किसी गेंद को कैच करता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जब वो किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने ये राइट हैंड को, ये दोनों हैंड को क्या करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचता है। क्यों ऐसा करता है, कोई बॉल आ रही है तो उसको कैच करने के लिए क्या करता है, वो इस तरह खींचता है। ऐसा इसलिए करता है, वो टाइम को बढ़ाता है। वो क्या करता है, टाइम को बढ़ाता है। जब वो टाइम को बढ़ाएगा, जो टाइम को बढ़ाएगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोमेंटम की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब उसके ऊपर कम मोमेंटम लगेगा तो उसको कम फोर्स का अनुभव होगा, उसको कम चोट लगेगी। ध्यान सुनिए, वी नो डैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो प्लेयर्स increase the value of time, then it feel less force on its palm। ध्यान सुनिए, जब वो राइट डायरेक्शन में, अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में आप खींचता है अपने हथेली को, अपने हाथ को, तो क्या करता है, वाकई में वो टाइम को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो टाइम जब बढ़ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, फोर्स कम लगेगा, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, तो उसको कम चोट होगा, उसका जो हथेली होगा वो उस पर कम चोट लगेगी। समझो ना, ये हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, सुनो कि ए प्लेयर्स ड्यूरिंग कैचिंग, ए प्लेयर ड्यूरिंग कैचिंग बॉल moves his hand in backward direction। कारण बताएं क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में,
क्योंकि वो समय को बढ़ाना चाहता है। जब समय बढ़ जाएगा तो उसको फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो उसको कम मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम की वैल्यू जब कम होगी तो वो कम चोटिल होगा। समझो। अब देखिए दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप जब बाइक चलाते हैं तो बाइक में देखे होंगे या ऑटोमोबाइल्स में देखे होंगे, समझो, उसमें साकर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? साकर्स। ऐसा क्यों लगे, साकर क्यों लगे होते हैं? देखिए साकर लग जाएंगे, जब ऑटोमोबाइल में साकर फिट किया जाता है तो रफली रोड पे जब आप 4 व्हीलर को चलाते हैं या बाइक को चलाते हैं तो क्या होता है, जब उबड़ खाबड़ आएगा तो डिस्बैलेंस होगा, तो ये साकर जैसे इसी तरह आता है। तो देखिए जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा तो ये टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे भी यही काम है, ये टाइम को बढ़ा देगा। जब टाइम बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली कार को कोई नुकसान ना हो, कार डैमेज ना हो, आप भी चोटिल ना हो। समझो ना। तो ये भी लिख सकते हैं हम। अब तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल वो जो कराटे देखे ना, वो क्या करता है, किसी ब्रेक को इस तरह ब्रेक करता है तो कैसे जल्दी से ब्रेक कर देता है। वो इतने वो समय की वैल्यू बहुत ही कम कर देता है। वो मान इतना कम समय लगाता है, वो अपने हथेली को या अपने हैंड को इतना कम में चोट करता है उस ब्रिक को कि समय की वैल्यू इतनी कम हो जाती है। और जब समय की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जब ज़्यादा फोर्स लगेगा कम समय में तो वो ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। सुनो ध्यान सुनिए। जब वो आपसे कोई पूछ सकता है कि वो कैसे टूट जाता है, ब्रिक कैसे टूट जाता है, वो टाइल्स जो होती हैं वो कैसे ब्रेक कर जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, वो जो कराटा वाला प्लेयर होता है वो क्या करता है, वो जब अपने हैंड को इतना मूव फास्ट करता है, इतना फास्ट मूव करता है कि समय की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। जब समय की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसको ज़्यादा मोमेंटम होगा। जब ज़्यादा मोमेंटम होता है वो ब्रेक क्या आ जाएगी, ब्रेक क्या आ जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। टाइल्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझना। अब इसके हम न्यूमेरिकल भी इसी में करेंगे। हाँ देखिए न्यूमेरिकल। ए मैन पुशेज अ बॉक्स ऑफ मास 40 kg with a force 150 Newton. What is the acceleration? कह रहा है कि कोई आदमी 40 kg के बॉक्स पे क्या कर रहा है, 150 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो उसके द्वारा कितना एक्सेलरेशन होगा। तो क्या होता है फार्मूला, F = ma। देखिए फोर्स की वैल्यू दी है 150 न्यूटन और m की वैल्यू दी है 40। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो इधर आया था क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इतना ओके ना। अब इसको आप 15/4 या पॉइंट में मिला सकते हैं। देखिए 3 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 3.7 ओके ना। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और उस समय उस बॉडी का मास 40 kg है, तो वो कितना एक्सेलरेशन करेगा, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में, नहीं ऑलरेडी आधा नंबर कट जाएगा, समझो ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3.2 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड। इट इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड to 9.0 meter per second. Then find the magnitude of force। कहने का मतलब
किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है 3.2 kg है और टाइम कितना ले रहा है 6 सेकेंड, और ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय इसका क्या होगा फोर्स बताइए। देखिए आप क्या करिए, जो जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। देखिए m की वैल्यू दी है 3.2 kg और वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है 9.0 मीटर पर सेकेंड। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो देखिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे F बराबर ma। अब a क्या है, वेयर a इज द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। a क्या है एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं v माइनस यू अपान में t। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन्होंने देखिए m की वैल्यू कितनी है 3.2 और v की वैल्यू कितनी है 9 और इसमें 2.5 सब्ट्रैक्ट करिए और यहाँ पे टाइम कितना है 6 है, ओके ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इसमें से सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये 9.0 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, ये 5 हो गया, ये 8 में से 2 गया 6 हो गया और यहाँ पे 3.2 इंटू 6 होगा ना। अब देखिए इसको 2 से 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा इतना, ओके ना। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.5 1.6 6 5 जा 30 6 6 जा 36 39, ये 5 हो गया या 6 हो गया, 9 5 14 और 6 6 9 इतना, तो कुल मिलाकर इतना हो गया इतना। अब इसको कटाइएगा तो कितना आया 3 3 जा 9 और फिर 1, तो 3 4 जा 12 समथिंग आएगा, तो कुल मिलाकर 3.4 न्यूटन आएगा, समझे ना। अब देखिए विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग 12 kg बॉडी एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर अ 4 kg बॉडी एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब कौन ज़्यादा फोर्स ले रहा, कोई बॉडी जिसका मास 12 kg है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखिए एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं करेंगे। देखिए F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू कितनी है 12 है और a की वैल्यू कितनी है, तो 36 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से F2 की वैल्यू बोलिए 4 kg है इतना 32 न्यूटन। तो विच इज ग्रेटर 36 या 32, 36 इज ग्रेटर देन 32। तो देखिए जिसका मास 12 kg होगा और उसकी वेलोसिटी 3 मीटर, उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी नहीं, उसका एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस समय उसको न्यूटन कितना फोर्स लगेगा 36 न्यूटन। और जिसका मास 4 kg है और उसका एक्सीलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस समय उसका फोर्स कितना लगेगा 32 न्यूटन। तो हियर F1 इज ग्रेटर देन F2 है ना। यहाँ पे F1 क्या है F2 से अधिक है। अब कितना अधिक है, तो आप इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 4 न्यूटन अधिक है। 36 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू आएगी 4 न्यूटन आएंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।